नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और प्रमुख जो हमारे संस्थान हैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम की पुस्तक आती है उसका ये हमारा 36वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जनजातियों से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें विभिन्न कैटेगरियों में देखेंगे, जैसे कि इतिहास से जुड़े हुए, कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए अन्य व्यक्तित्वों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास से जुड़े हुए जो हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। आपने सुना होगा हमारे गौड़ वंश के संस्थापक अमरदास या फिर संग्राम शाह जी के बारे में। संग्राम शाह को वास्तविक नाम अमरदास था। ये अर्जुन दास के पुत्र थे। अमरदास को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसन विजय की सहायता के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी थी। ये गौड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इनके द्वारा रसरत्नमाला नामक रचना है वो की गई थी। जो संग्राम सागर झील है, आप गए होंगे जबलपुर, तो जबलपुर में जैसे आप मेडिकल कॉलेज से आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड की ओर मुड़ोगे तो वहाँ पर संग्राम सागर बना हुआ है। इनको 52 ताल वगैरह बनवाए थे इन्होंने, तो उनके लिए भी ये प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं हम रानी दुर्गावती जी के बारे में। इन्हीं की वंशज के रूप में थी इनके उनमें। उसके बाद में रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो पिछले वर्ष इनकी जो 500वीं शताब्दी थी 2024 में, तो बस धूमधाम से उससे जुड़ी कैबिनेट मीटिंग्स भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है उनमें हुआ था। इनके पिता का नाम शालीवान था। इनका विवाह गौड़ शासक दलपत शाह के साथ में हुआ था। 2024 में इनकी 500वीं जयंती में अन्न प्रोत्साहन योजना, जिसमें अन्न प्रोत्साहन योजना में जैसे कि आप कुछ भी उपजाते हो, मोटे अनाज उपजाते हो, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, चाहे बाजार में भाव कुछ भी मिल रहा हो। 10 रुपये एक्स्ट्रा पर किलो के हिसाब से आपको दिया जाएगा। वहीं हम बात करें जबलपुर में रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया गया है, स्मारक की पहल की गई है। उसके बाद बात करें हम खाज्या नायक जी के बारे में, तो खाज्या नायक जी का जन्म 1830 में नमाड़ में हुआ था। खाज्या नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ, इनके रिश्तेदार लगते थे, तो भीलों की टोलियों को संगठित किया। खाज्या नायक को और भीमा नायक की जो जोड़ी थी 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कर्नल आउटडम ने खाज्या को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी, किसकी? खाज्या नायक जी की। उन्हीं के बाद में हम बात करें भीमा नायक जी के बारे में, तो 1840 में इनका जन्म देखने को मिलता है बड़वानी के पंचमोहाली गांव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़वानी का पंचमोहाली। और इन्होंने भीमा नायक जी ने सेंधवा और बड़वानी में विद्रोह किया था। कहाँ पर? जो बड़वानी का सेंधवा क्षेत्र है उसमें इन्होंने विद्रोह किया था 1857 में। भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास के लिए पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था। वहीं पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो पोर्ट ब्लेयर को किनको भेजा गया था? तो भीमा नायक जी को। भीमा नायक को निवाड़ का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। भारत के रॉबिनहुड हमारे टाटा मामा जी देखने को मिल जाते हैं हमें। तो टाटा भील जी जन्म कब हो रहा है? 1840-1842, उसी समय पर जिस समय पे हमारे जो भीमा नायक जी है उनका जन्म हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है इनका खंडवा में हो रहा है। इनका गाँव था बड़वानी के पंचमोहाली में। तो पंडाना गांव तहसील, जो पंडाना तहसील थी हमारी, उसके बड़दा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनको नाम टाटिया या टांडा के नाम से बोला जाता है। इनको निमाड़ का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव और एकदम से इंडियन रॉबिनहुड की उपाधि भी दी गई है। और 1889 में टाटाविल को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। इनके सम्मान में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर टाटा मामा जो रेलवे स्टेशन है वही वो कर दिया गया। इसी के साथ में भंवरपुर चौराहे का नाम भी टाटाविल चौराया कर दिया गया है और वहाँ पे इनकी मूर्ति भी लगाई है। उसके बाद में हम बात करें सीताराम कंवर जी की। ये निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी से संबंधित थे। इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। उनके बाद में बात करें हम जो हमारी रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह जी के बारे में, 1857 क्रांति में इन्होंने भी योगदान दिया था। शंकर शाह युद्ध कला में पारंगत होने के साथ भी काव्य रचना में भी निपुण थे। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों को तोपों से उड़वा दिया था। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। वहीं हम बात करें हम जो हमारी रानी
कमलावती, जिनका जन्म सीहोर के सलकनपुर जो रियासत है वहाँ हमें देखने को मिल जाता है। इनका विवाह किन्नौर के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। 702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब है उसके किनारे करवाया था। वर्ल्ड क्लास जो वर्तमान में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उनका नाम इनके नाम पर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और भोपाल के अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम से इन्हें जाना भी जाता है। उसके बाद में हम बात करें गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में। जैसे गंजन सिंह कोरकू जी का जन्म घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गंजन सिंह कोरकू जी के द्वारा किया गया। इनके साथ ही जो थे बंजारा सिंह कोरकू, इनके सहयोगी ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। उन्हीं के बाद में हम बात करें जो राजा भभूत सिंह जी थे पचमढ़ी वाले क्षेत्र में, उनके बारे में। तो राजा भभूत सिंह कोरकू या फिर कहीं गौंड भी देखने को मिला, तो जो भी क्वेश्चन में आए ऑप्शन के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। मैं 1857 क्रांति के दौरान सतपुड़ा पचमढ़ी वाले क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया था। भभूत सिंह नर्मदापुरम जिले के हर्राकोट के जागीरदार थे। इन्होंने नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। कहाँ का नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज कौन है? राजा भभूत सिंह। जो पचमढ़ी हमारा अभ्यारण्य था उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? राजा भभूत सिंह कर दिया गया है। उसके बाद में 3 जून 2025 में इनकी कर्मस्थली पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। उसी के बाद में हम बात करें बादल भोई जी के बारे में। इनका जन्म डुंगारिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई जी की तरह भीमा भोई, हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता महान सेनानी हुए थे। और बादल भोई जी के नाम पर आदिवासी संग्रहालय जो छिंदवाड़ा में अवस्थित है उसका नाम कर दिया गया है। और बादल भोई जी ने 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना में जंगल कानून तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी। रामाकोना में किसने निभाई थी भूमिका? तो बादल भोई जी ने प्रमुख भूमिका दिखाई थी। उसके बाद में हम देखें भोई समुदाय से जुड़े हुए प्रमुख लोगों के बारे में। तो छिंदवाड़ा में जिले में भोई समुदाय ने 1857 क्रांति में योगदान दिया था। तो भोई समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्व इमरत भोई उर्पाती तामिया से, सहरा भोई तो ये हमें तामिया से ही भाई, अमरू भोई ये भी तामिया क्षेत्र से, झंका भोई ये भी तामिया, टपरू भोई ये भी तामिया क्षेत्र से, लोटिया भोई तो तामिया क्षेत्र से, इमरत भोई जुनार देव से, वहीं इमरत भोई कोंडेवाला तो ये हमें तामिया क्षेत्र से देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद में हम बात करें मनसू ओझा जी के बारे में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के जो घोड़ा डोंगरी में भी मनसू ओझा जी ने भी भाग लिया था। अन्य व्यक्तित्वों के बारे में बात करें तो रघुनाथ सिंह मंडलोई निर्माण क्षेत्र से, भगोजी नायक एवं काजर सिंह सतपुड़ा व बिंद क्षेत्र से, रानी फूल कंवर गौंड हमें गढ़ मंडला क्षेत्र से, विष्णु के शाहपुर बैतूल क्षेत्र से, वीर सुरेंद्र साय संबलपुर से, व झलकारी देवी और राजा डेलन शाह नरसिंहपुर से, मुड्डोबाई टूरिया क्षेत्र से। इसके अलावा स्वतंत्रता सेना संबंधी व्यक्तित्व का अध्ययन हम 1857 क्रांति वाले टॉपिक में भी करेंगे, ये इसमें दर्शाया गया है। आगे हम बात करें तो कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व है हमारे पेमा फाल्या जी। तो अलीराजपुर जिले में पेमा फाल्या जी पिथौरा चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे। 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया और 2020 में इनका निधन हो गया था। वहीं हम बात करें तो भूरीबाई के बारे में। तो भूरीबाई झाबुआ जिले के पिटोल गांव से संबंधित थी। तो पिटोल की भूरीबाई के नाम से जाना जाते हैं। 2 भूरीबाई मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। तो भील चित्रकला से संबंधित थी। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं दुर्गाबाई ब्याम के बारे में। तो डिंडोरी से संबंधित हैं, गौंड चित्रकार हैं और डिग्न कला में श्रेष्ठता हासिल है। 2022 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। वहीं हम बात करें हमारी जोदैया बाई के बारे में। तो बेगा जनजाति की जोदैया बाई का संबंधित उमरिया जिले से देखने को मिल जाता है। बेगा चित्रकार हैं। 2023 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था और 2024 में इनका निधन हो गया था। वहीं हम बात करें जनगण सिंह श्याम जी के बारे में। इनका देहांत जापान में हो गया था एक विजिट के दौरान। डिंडोरी के पाटन गाँव से आते हैं। पाटन गांव को डिंडोरी के कुछ चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। एक गौड़ चित्रकार थे और जनगढ़ कलम नामक भारतीय चित्रकला का इनका श्रेय दिया जाता है। कागज़ और कैनवास का प्रयोग करने वाली ये प्रथम हमारे गौड़ चित्रकार थे और ये जापान में विजिट पर गए थे, वहीं इनका निधन हो गया था। अब बात करें हम अर्जुन सिंह ध्रुवे जी के बारे में। डिंडोरी जिले से संबंधित हैं। जो परधोनी नृत्य में इन्हें महारत हासिल है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बेगा जो हमारे समुदाय है उससे संबंधित है। आगे बात करें हम हमारी जो राजनीति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। तो जो राजा नरेश चंद्र सिंह जो छत्तीसगढ़ की सारंगपुर रियासत थी उससे संबंधित थे। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी चीफ मिनिस्टर थे और एक कार्यकाल इनका
मुख्य रूप से हमें 12 दिन का देखने को मिल जाता है 1969 में। उसके बाद में दिलीप सिंह भूरिया जी, जो पेशा एक्ट है वो इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर आया था। इनका जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। यह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और भूरिया कमेटी के आधार पर अध्यक्ष पर जो तेंदुपत्ता नीति है वो आई थी, और जो पेशा एक्ट आया था तो वो इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर आया था, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी पर। उसी के बाद हम बात कर लें कांतिलाल भूरिया जी के बारे में। जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 में हुआ था। यह झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से निर्वाचित होते हैं। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वहीं हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते जी के बारे में। जन्म बरवाती मंडला जिले में हुआ था। मंडला संसदीय क्षेत्र से 7 बार ये लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं हम बात करें 2016-17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने। केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा 19 से 21 तक देखे गए, और वहीं 21 से लेकर 24 तक ये हमारा जो पीएम मोदी जी का दूसरा कार्यकाल था, उसमें जो प्रथम कार्यकाल व द्वितीय कार्यकाल में मुख्य भूमिका के रूप में देखने को मिले। केंद्रीय राज्य व ग्रामीण मंत्री बनाए गए 21 से लेकर 24 तक। बात करें हम जमुना देवी जी के बारे में। सरदारपुर धार जिले में इनका जन्म हुआ था। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलती हैं। वहीं 2003 में यह पहली महिला विपक्ष की नेता भी बनी थी। बात कर रहे हैं अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बाबा जी के बारे में। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। भावनगर गुजरात में इनका जन्म होता है। जनजातियों उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किए। भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी ये रहे थे। अब हम देख लेते हैं मामा वालेश्वर दयाल जी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश इटावा में इनका जन्म होता है। इनकी कर्मस्थली झाबुआ देखने को मिलती है। इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है। 1998 में इनका निधन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों के अन्य जो कलाकार हैं उन्हें एक नज़र में देखने को, जैसे भीरूबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित थी। दुर्गाबाई व्याम हमारी गौड़ चित्रकला से संबंधित, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीजन बाई पटवानी गायिकाएं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आती हैं। जुदैयाबाई बेगा थी, इनका निधन भी हो गया था 2024 में। 2023 में पद्मश्री दिया गया था। बत्तोबाई गुड़िया चित्रकला के लिए विश्व में ख्याति देने के लिए ग्वालियर से संबंधित थी। वहीं सूरजबाई खौंडे भरथरी गायिकाएं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। अब हम बात कर लेते हैं असगरबाई की। असगरबाई संगीतकार हैं, बिजावर छतरपुर में हमें देखने को मिल जाती हैं। अर्जुन सिंह दुर्वे जी बेगा परदोनी नृत्य डिंडोरी से संबंधित है। राम साहेब पांडे राई से संबंधित हैं। बस सागर में 2025 में इनका निधन हो गया। सागर में इन्हें भी क्या है 2023 या 24 में 23 में शायद 22 में इन्हें भी पद्मश्री दिया गया था। वज्जू सिंह श्याम जी गौड़ी चित्रकला हैं डिंडोरी के। वहीं मोहम्मद बिलाल खत्री जी एम्ब्रॉयडरी जो बाग प्रिंट है धार से संबंधित हैं। शांति परिवार व रमेश परिवार गुड़िया झाबुआ संबंधित हैं। आनंद सिंह श्याम गौड़ चित्रकार हैं डिंडोरी के। सुभाष अमलियार भील चित्रकला झाबुआ से। नैयाबाई जी गौड़ चित्रकला से संबंधित। कलाबाई श्याम गौड़ चित्रकला से संबंधित हैं। वहीं लहरी बाई जी के बारे में हम बात करें, इमलेट्स ट्यून के नाम से भी जाना जाता है। मोटा अनाज डिंडोरी से संबंधित हैं। जनगढ़ सिंह प्रधान है जो गौड़ चित्रकार हैं और ये डिंडोरी से संबंधित। कालूराज बामनिया जी बहन गायिका हैं देवा से संबंधित। 2004 में पद्मश्री दिया गया था। वहीं हम बात करें ओम प्रकाश श्याम जी माच कलाकार हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नंद कुसिया भैया गौड़ भित्ति चित्रकार है। अहिल्याबाई संबंध 2023 से सम्मानित हुए हैं। साबरीबाई बेगा चित्रकार हैं डिंडोरी से संबंधित हैं। वहीं बलदेव बागमारे भरेवा चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, बैतूल से संबंधित हैं और 2025 में इन्हें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हम बात करें हमारे जो हरचंद सिंह भट्टी जी हैं कला वस्तुकार है और जनजातीय आदिवासी परिवेश के डिज़ाइनर हैं। 2025 में इन्हें क्या दिया गया था पद्मश्री प्रदान किया गया था। वहीं हम बात करें महेश शर्मा आदिवासियों के साथ मिलकर 2011 में झाबुआ क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए शिव गंगा अभियान की शुरुआत की थी। इसके द्वारा की गई थी 2011 में महेश शर्मा जी द्वारा झाबुआ क्षेत्र में शिव गंगा अभियान की, किसके लिए जो जल संकट है उसको दूर करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश में साहित्य कला से जुड़ी हुई जो प्रमुख संस्थाएँ हैं या संस्थान हैं उनके बारे में। देखो इन्हें मैं सबसे पहले हम इन अकेडमियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद में इनकी स्थापना वर्ष फिर स्थान और उनके बारे में हम उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कला परिषद 2 शब्द आते हैं कला में, तो 52 में स्थापना हो रही है। कब है भोपाल में। संगीत नृत्य नाटक व ललित कलाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य देखा जाता है। साहित्य में 4 वर्ड आ रहे हैं। 1954 में स्थापना हो रही है तो ये यहाँ भोपाल में है। जो भी हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण व प्रकाशन सम्मेलन में परिचर्चा आयोजन करना इसका मुख्य हमें कार्य देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें पुरातत्व अभिलेखाकार जो अभिलेखाकार है, अभिलेखाकार के बारे में देखिए 6 अगस्त 1956 में मैं ऐसे याद किए थे और मेरे कभी गलत नहीं हुई अगर पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो उसके बारे में बात करें हम तो अभिलेखाकार हो गया। तो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों का सुरक्षा
संरक्षण व विकास करना अभिलेखागार भवन की प्रमुख भूमिका होती है। वही रविंद्र भवन के बारे में बात करें, अब चीज़ें कुछ बदल चुकी हैं, इन 3 तो आपको याद हो गए ना। 1962 में भोपाल में कुछ चीज़ें याद कर लो। सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक क्रियाकलाप करना इसका मुख्य कार्य है। मुख्य रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, ये तो याद ही होना चाहिए। भोपाल में उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य व जो संदर्भ की सामग्री है वो उपलब्ध कराती है। वहीं हम देखें उर्दू अकेडमी, तो 1976 भोपाल में उर्दू साहित्य व संरक्षण को बढ़ावा देना। मुख्य रूप से नाम वैसे ही हैं, उन्हीं का संरक्षण का मुख्य कार्य हमें ये देखने को मिल जाएगा। कालिदास अकेडमी 1978 है और उज्जैन में है ये। अब ये कुछ ही हैं जो बस हमें खरगोन और उज्जैन में देखने को मिल जाएगी, बाकी सब हमें भोपाल में देखने को मिलेगी। एक कालिदास, एक निर्माण लोक साहित्य परिषद हमें खरगोन को देखने को मिल जाती है। तो ये कहा कालिदास संस्कृत अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का प्रकाशन समारोह का आयोजन करना हमारी इस अकेडमी का मुख्य कार्य देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अलाउद्दीन खां, जो संगीत अकादमी है हमारी 1969 भोपाल में बनी, भारतीय शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के कार्य इनका करना इनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं हम बात करें जो आदिवासी लोक कला परिषद है हमारी, आदिवासी लोक कला, मैंने इसको पूरा वर्ड देखा, आदिवासी लोक कला 1980 भोपाल में जनजातीय लोक कलाओं, साहित्य, संस्कृति, संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन देना। उसी के बाद में आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी बनाई गई, वो भी 1980 में बनाई गई। सेम उसके भी वही कार्य देखने को मिल जाते हैं। भारत भवन 1982 में चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा डिज़ाइन बनाया गया था। 5 हमें दीर्घाएं देखने को मिल जाती हैं, इसका डिटेल में आएगा तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। भोपाल में है, इसका उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहन करना। सिंधी अकेडमी 3 वर्ड है, 83 में हो रही है। भोपाल में हिंदी, सिंधु, उर्दू, पंजाबी, एक मंच, कविता, कहानी पाठ आदि इत्यादि करना इसका मुख्य उद्देश्य। संस्कृत अकेडमी 5 वर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो 1985 में हो रही है। भोपाल में संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना, संगोष्ठी, पुरस्कार वितरण का आयोजन करना ये देखने को मिलता है। तुलसी अकेडमी देखना, ध्यान रखना, तो जो हमारी कालिदास पहले ये 77 थी, 78 अभी तभी तो इसमें स्टार लगा हुआ है, तो 77 78 ऐसे 77 प्लस तो कालिदास प्लस 10 ऐसे याद करते थे। तो 87 भोपाल, तो तुलसीदास से जुड़े हुए जो भी अन्वेषण, प्रसार व संरक्षण का कार्य करना इसका हमें मुख्य भूमिका देखने को मिल जाती है। वहीं देखें हम स्वराज संस्थान या संचालय, तो 1998 है भोपाल में स्वाधीनता से जुड़े हुए विषयों के अध्ययन, शोध, चर्चा व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कराना इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिल जाता है। वहीं मध्य प्रदेश मराठी अकेडमी IMP है, लगा लीजिए, 2010 में स्थापना हुई। मराठी साहित्य को बढ़ावा देना या संवर्धन करना इसका मुख्य कार्य देखने को मिल जाता है। उसी के बाद में हम बात करें तो भोजपुरी व पंजाबी अकेडमी, सिंधी अकेडमी 1983 में हो रही है। भोजपुरी व पंजाबी अकेडमी 2013 में देखने को मिलती है हमें। भोपाल में भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, कला व लोक परंपराओं का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य। निर्माण लोक कला 1953 खरगोन में हमें देखने को, निर्माण 353 ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे याद किया था। तो निर्माणी जो साहित्य है उसका संवर्धन व संरक्षण करना इसकी हमें मुख्य भूमिका हमें ये देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करें जो भारत भवन के बारे में, 13 फरवरी 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य ललित कलाओं का प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन के श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। मैंने बोला था आपको 5 अंग देखने को मिल जाते हैं, तो 5 अंग कौन कौन से हैं? रूपंकर ललित कला संग्रहालय है। रंगमंडल आंतरिक व बाह्य 2 रूपों में होता है, तो ये रंगमंच प्रदान करता है। जो वागर्ध है हमारा, वो कविताओं का केंद्र है। अनहद है तो हमें शास्त्रीय व लोक संगीत का केंद्र देखने को मिल जाता है। वहीं छवि माने जो सिनेमा से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और जो अब हम बात करें अन्य केंद्रों के बारे में, चक्रधर केंद्र में भोपाल में देखने को मिल जाता है। बाल रंग मंडल भोपाल में देखने को मिल जाता है। ख्याल केंद्र भोपाल में, वहीं ध्रुपद केंद्र भोपाल और ग्वालियर दोनों में देखने को मिल जाता है। राजा मानसिंह तोमर कला केंद्र, या आप अचिरेश्वर चौराया है जीवाजी जो हमारा क्लब है उसके पास में, तो वहाँ पर सुश्वेस हॉस्पिटल के पास में जो थीम रोड है ग्वालियर की, तो आप जैसे कटोरताल से चितकपुरी की ओर जाओगे तो वहीं पर एक कला केंद्र बना हुआ है। पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल उज्जैन में मिल जाएगा। बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में देखने को मिल जाएगी। धर्मपाल शोध पीठ हमें भोपाल में देखने को मिल जाती है। बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में IMP है, इसको आप IMP कर लीजिएगा। सूर्य नारायण व्यास कला हमें उज्जैन में, और इसके बाद में ये हमें ग्वालियर में तो यही है। उसके बाद में ये हमें भोपाल ध्रुपद केंद्र भोपाल ग्वालियर दोनों में देखने को मिल जाता है। विशेष क्या है, उर्दू अकेडमी द्वारा तलाश से जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। रविंद्र भवन पहले तो कब बना था, 1959 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसका शुभारंभ 1962 में देखने को मिला। उसके बाद में कई प्रकाशनों में 1977 देखने को मिल जाता है। तो उन्हें बताया तो तुलसी प्लस कालिदास 10 देखने को मिलता था, लेकिन हम आधिकारिक वेबसाइट पर गए तो 1978 में देखने को मिला। वहीं तक अलाउद्दीन अकेडमी प्रतिवर्ष जो अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष जो समारोह है तो वो मैयर में आयोजित किया जाता है। वहीं हम बात करें
गंधर्व समारोह के बारे में तो ये देवास में आयोजित होता है, और चक्रधर समारोह के बारे में बात करें तो ये रायगढ़ में हमारा आयोजित किया जाता है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो हमें देखने को मिल गए। अब आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख हमारे साहित्यकार हैं, सृजन पीठ हैं, साहित्यकारों से संबंधित समारोह हैं एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं उन्हें हम चार रूपों में देखेंगे। एक हमारे प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के व लोक साहित्यकार हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम प्रमुख साहित्यकारों में जाते हैं, और हमारे जो साहित्यकार हैं तो हम प्राचीन साहित्यकारों को लेते हैं। तो प्राचीन साहित्यकार हैं तो सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं हम। तो हमारे अगर ऐसे आपको अगर शॉर्ट में देखना है तो ये देख सकते हैं, कालिदास, भर्तृहरि, भागवत, भगवती व राजशेखर हमें प्राचीनों में देखने को मिल जाएंगे। ये कहाँ पर कलचुरी शासकों के यहाँ पर हैं। केशवदास, जो बुंदेला हमारे शासक हैं वहाँ पर, पद्माकर, ये भी हमें बुंदेलाओं में देखने को मिल जाते हैं। भूषण छत्रसाल के समय पर चले गए। उसके राजा भोज हमें परिवारों के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मतलब परिवार शासक स्वयं थे वो। उसके बाद आधुनिक में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण नवीन, हरशंकर प्रसाद, शरद जोशी, ये व्यंग्यकार के रूप में है मुख्य रूप से। और लोक कलाकार में जागनेक, सिंगा जी, ईश्वरी व घाघ हमें देखने को मिल जाते हैं। हम बात करें प्राचीन साहित्यकारों के बारे में तो कालिदास जी के बारे में बात करते हैं। उज्जैन के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्नों में शामिल थे। भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। इनके द्वारा महाकाव्य, नाट्य व खंडकाव्यों की रचना की गई थी। उसके बाद में हम देख लेते हैं, पहले इनके बारे में हम बात कर लें, फिर जो भी ये लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो महाकाव्य कौन कौन से थे, रघुवंशम, जो हमारे भगवान राम थे उनके पूरे कुल के बारे में इसमें हमें वर्णन मिल जाता है। महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन हमें यहाँ पे मिल जाता है। वहीं कुमार संभवम में आपने कुमार संभवम में जो हमारे कार्तिकेय जी का जन्म होता है उससे संबंधित चीज़ें, शिव पार्वती के विवाह, तारकासुर के वध की कथा, जिसमें कार्तिकेय जी के द्वारा ही तारकासुर का वध किया जाता है। वहीं हम देखें अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और ये देव कन्या जो शकुंतला थी उनके प्रेम की कहानी थी। उनको आपको पता होगा, जो उनके द्वारा एक भरत का जन्म होता है, जिसके द्वारा लोग कहते हैं कि उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और जो ऋषभदेव भगवान थे जैन धर्म के अनुसार, तो उनके जो 2 पुत्र थे बाहुबली और भरत, उनके नाम पर भरत का नाम पड़ा। कई लोग बोलते हैं राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कई किंवदंतियाँ हैं। तो उनको जो दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानियों का वर्णन मिल जाता है। इसका अनुवाद जो है ना, अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा 1765 में हमें देखने को मिल जाता है। ये हमारी डेट के आसपास है, 1765 के आसपास के। भाई मालविका और अग्निमित्रम, मालविका जो हमारी मालवा की राजकुमारी थी, और अग्निमित्र जो पुष्पमित्र के जो बेटे देखने को मिलते हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें विक्रमो और उर्वशी, ये मृत्यु लोक के जो राजा प्रवा थे और देवलोक की जो अप्सरा थी उर्वशी, उसके बारे में विक्रमो और उर्वशी का वर्णन मिलता है। ऋतु संहार एक खंड काव्य के रूप में ये 3 नाटक थे, अभिज्ञान, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी। ऊपर के जो महाकाव्य थे और खंडकाव्य ऋतु संहार और हमें मेघदूत देखने को मिल जाता है। इसकी तो रचना कालिदास द्वारा बसंत ऋतु को ऋतु के राज के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं हम मेघदूतों के बारे में तो इसमें यह बताया गया है कि यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को रामगिरी यानी विंध्याचल पर्वत से जो पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश प्रेरित कर रहे हैं, उनका वर्णन, और इसमें वेदवती का वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। ये हमारे कुछ पॉइंट थे, क्या काम की बात है देख लेते हैं कि तार सप्तक में शामिल 7 कवियों के नाम। जो तार सप्तक में गजानन, माधव, मुक्तिबोध, ये हमारे आधुनिक कवि हैं, मुख्य रूप से लेखक हैं, साहित्यकार। नेमी चंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और अज्ञे जी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भर्तृहरि जी के बारे में। तो भर्तृहरि उज्जैन के जो राजा थे उनके जो भाई देखने को मिल जाते थे। उज्जैन के प्रसिद्ध कवि एवं राजा थे। रानी पिंगला से इनका विवाह हुआ था। भर्तृहरि के नाम पर उज्जैन एवं बनारस के निकट में 2 प्राचीन गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनकी समाधि सरिस्का राजस्थान में देखने को मिल जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये 3 शतक। पहले इन्हें प्रेम हुआ, फिर उन्होंने शासन किया अच्छे से, और फिर उसके बाद में इन्हें वैराग्य हो गया सब चीज़ों, तो इन्होंने वैराग्य शतक लिख दिया। और व्याकरण की रचनाएं महाभाष्य टीका, वाक्पदीय व शब्द धातु समीक्षा इनकी प्रमुख रचना देखने को मिल जाती है हमें। वहीं हम भागवत के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्हें हर्षवर्धन ने इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि धारण दी थी, कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। इन्हें बाना भत्ता भी कहा जाता था, जिसके नाम पर बाण सागर रखा गया। किसके? बाणभट्ट के नाम पर ही बाण सागर या बाना भत्ता के नाम पर बाण सागर
का नामकरण किया गया है, जो हमें शहडोल में देखने को मिल जाती है। वही हम बात करें, बाणभट्टी प्रकृति का चित्रण में ही मनोहारी किया है साहित्य के, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, साहित्य का वांचल केसरी भी कहा जाता है। बाणभट्ट कैसे कहा जाता है, बाणभट्ट को। कवि चक्रवर्ती की उपाधि हर्षवर्धन ने किसको दी थी, बाणभट्ट को। और साहित्य का वांचल केसरी किसको कहा जाता है, तो बाणभट्ट को। इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित्र, कादम्बरी व चंडी शतक हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखें भगवती जी के बारे में, तो भगवती महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा में जो विदर्भ क्षेत्र है उसके निवासी थे। भारत का मिल्टन कहा जाता है। वास्तविक नाम श्रीकंठ था। दार्शनिक रूप से भगवती अम्बे के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मालती माधव, उत्तर रामचरित व महावीर चरित्र हमें देखने को मिल जाता है। राजशेखर जी के बारे में बात करें, प्रमुख संस्कृत के नाटककार थे। त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम व प्रतिहार वंश के जो शासक थे महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी है, जो कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है, बाल रामायण व बाल भारत का इनके द्वारा रचना किया गया है। वहीं हम देखें अब हमारे जो मध्यकालीन जो कवि हैं, मुख्य रूप से या साहित्यकार हैं, कवि नहीं साहित्यकार, तो उनके बारे में सबसे पहले साहित्यकार हैं हमारे केशव दास। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर के संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि ये आपको पता था मित्रता थी बुंदेला शासकों से जहांगीर की। क्योंकि जब शेखू बाबा यहाँ आ गए थे, वीर सिंह बुंदेला ने आंतरी में जो नवरत्न थे और उसके अकबर के उसकी आंतरी निकाल दी थी ग्वालियर के पास में, इसलिए उसका नाम आंतरी पड़ गया था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, या से नाम था कोई, तो उनका वहाँ पे वध कर दिया था। तो ओरछा के राजा तो नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि की भी उपमा दी जाती है। इनके द्वारा अपनी रचना कवि प्रिया महाराज इंद्रजीत की पतिव्रता गणिका जो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। जो कवि प्रिय थी वो किसकी, इनकी जो गणिका थी पतिव्रता जो गणिका थी राय प्रवीण, उसको शिक्षा देने के लिए लिखी थी। कौन सी, कवि प्रिय। केशव ने श्रृंगार रस की अधिक रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेली, मिश्रित व ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कवि प्रिय, वृश्चिक प्रिय। कवि प्रिय किन के लिए लिख रहे हैं, राय प्रवीण के लिए। रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, वीर सिंह चरित्र, वीर सिंह बुंदेला का तो वीर सिंह चरित्र लिख रहे हैं, और जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला व नक्सिक हमें वर्णन जो देखने को मिलता है किसका, तो केशव दास जी की प्रमुख रचना है। अब हम बात कर लेते हैं पद्माकर जी के बारे में। मध्य प्रदेश के सागर में इनका जन्म हुआ। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट की कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, पद्माभरण, प्रोवत 50, अली जहाँ प्रकाश दौलत राव सिंधिया के लिए लिखी गई थी। वह कवि 25 हमें कली 25 या कवि 25 देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं भूषण जी के बारे में। इन्हें जटाशंकर के नाम से, इनका उपनाम जटाशंकर था। ये कानपुर के निकट, जन्म इनका कानपुर के निकट माना जाता है। यह भूषण बुंदेला से 36 साल का संरक्षण प्राप्त था। संबता यह इन्हें प्रसिद्धि कवि चिंतामणि या मतीराम के भाई थे। संबता यह प्रसिद्धि कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई के रूप में इन्हें देखने को मिलती है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। जो चित्रकूट के राजा थे सोलंकी, उनके द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी। शिवराज भूषण इनका एक अलंकारिक ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया शिवराज भूषण। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी माना है। भूषण ने बीर रस के प्रधान काव्य के बारे में रचना की है। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें हम, शिवराज भूषण, शिवा वाहिनी, 36 साल तक, भूषण आ जाएगा, भूषण उल्लाला व दूषण उल्लाला भी हमें देखने को मिल जाता है। भूषण उल्लाला या दूषण उल्लाला भी देखने को मिल जाता है। राजा भोज जी के बारे में बात करें, जन्म उज्जैन में होता है। परमार के महान शासक के साथ में साहित्यिक रुचि भी रखते थे। इनकी प्रमुख रचना है सरस्वती कंठावरण, विद्यावनोद, इनका व्याकरण ग्रंथ था। कौन सा, विद्यावनोद, सिद्धांत संग्रह, चारुचर्चा, सम्मांगन सूत्रधार व श्रृंगार प्रकाश देखने को मिल जाता है। एमपीपीएससी का जो मेंस था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। अब हम बात करें जो आधुनिक साहित्यकार हैं हमारे, उनके बारे में, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है, पहले जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इनसे जुड़े हुए इनके जिलों के बारे में पूछे जाते थे। तो माखनपुर जो नर्मदापुरम में हुआ था, तो अब वहाँ पर माखन नगर देखने को मिल जाएगा। तो 1889 में देखने को मिल जाता है। तो इनका जन्म किसके साथ में हो रहा है, तो ये इनका नेहरू जी के साथ में हो रहा है।
तो नेहरू जी का भी जन्म ऐसे ही लोगों ने याद किया था। 1869 में गांधी +20 नेहरू हो गए। तो ये ऐसे हमें देखने को मिलता है। नर्मदापुरम में हुआ, कर्म भूमि इनकी खंडवा रही। नर्मदापुरम में जन्म हुआ, कर्म भूमि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो प्रथम रचना थी उसका नाम था रसिक मित्र, जो ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई थी। इसी के बाद में इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से किया? देखो, जो रसिक मित्र थी ब्रजभाषा में होगी, प्रभा पत्रिका कहाँ से संपादित कर रहे हैं? तो ये खंडवा से संपादित कर रहे हैं। वहीं हम देखें, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और पंडित माधव सप्रे से प्रेरणा लेकर जबलपुर में 1920 में साप्ताहिक क्रमवीर इन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया, और जिसका संपादक माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया गया था। जब उस समय पर जो विष्णुदत्त और जो पंडित माधव सप्रे थे, उन्होंने क्रमवीर का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया जबलपुर से, लेकिन संपादक कौन बनाया जा रहा है? तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी को बनाया जा रहा है। इनके जो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी कविता के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, जो पहली बार प्रदान किया जा रहा था, क्योंकि 1954 में तो प्रारंभ भी हुए थे, तो पहला जो दिया जा रहा था हिम तरंगिनी के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिम तरंगिनी के लिए IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। वहीं बात करें हम प्रमुख रचनाओं के बारे में, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप जले, हिम तरंगिनी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। साहित्य का देवता, कृष्णा अर्जुन युद्ध, बनवासी, पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर की जेल में लिखी थी, क्योंकि आज़ादी के दौरान इन्हें भी बंदी बना लिया गया था। अब हम बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। श्योपुर में जन्म होता है। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, चांद का मुख टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाकधूल, सफ़ेद सतह से उठता आदमी, भव्य पात्र में इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। जन्म प्रयागराज इलाहाबाद के पास में हुआ। कर्मस्थली इनकी जबलपुर देखने को मिली। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ में हुआ। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना से 1948 में देखने को मिल जाती है। प्रमुख रचनाएं देखें हम, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सवा के खेल, बिखरे मोती, उमादनी व जलियांवाला बाग देखने को मिल जाता है। अब देखें हम हरिवंश राय परसाई जी के बारे में। इनका भी जन्म हमारा जामनी गांव नर्मदापुरम में देखने को मिल जाता है। वसुधा व प्रहरी नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने जबलपुर से किया। जब करमवीर का संपादक कौन बने थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी बने थे वहाँ पे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, नागफनी की कहानी, सदाचार का चाबी, ठठुरता गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना व निंदा रस इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। शरद जोशी जी एक व्यंग्यकार थे। उज्जैन में जन्म होता है। 1990 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधा का हाथी, तिलिस्म, जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ मैं और केवल मैं, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हमारे शरद जोशी जी की देखने को मिल जाती हैं। वहीं हम बालकृष्ण रवीन जी के बारे में बात करें। इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के भयाना गांव में हुआ था, और ये लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। संविधान सभा के सदस्य भी देखने को मिलते हैं। जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, जो कानपुर से प्रताप प्रकाशित करते थे, उसके संस्थापक के रूप में भी भूमिका निभाई। बालकृष्ण नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य, एक प्राणापर्ण और एक आत्मोपर्ण लिखा था। ये MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में पूछा गया था शायद, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, IMP क्वेश्चन है। और प्रमुख कविता कौन कौन सी हैं इनकी? तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक व उर्मल व क्वासी, मुख्य रूप से जो लड़कियों के नाम वाली रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जी, नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद नाम था, तीनों लोगों के नाम होशंगाबाद से आते थे, अब नर्मदापुरम कर दिया गया तो हमारे लिए। तो कौन सा गांव हो गया? टिकरिया गांव देखने को मिलता है। तो कार्य क्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र रहा। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं हमें, गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल आपने सुनी होगी, बड़े कारे घने जंगल, और कालजयी व गांधी पंचसती भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई थी। उसी के बाद में हम बात करें मुल्ला रामू जी के बारे में। तो भोपाल 1896 में इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी था, और इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं लाठी और भैंस, उसके बाद में औरत जात, अंगूरा व मुसाफिर खाना इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे बात करें हम श्री कृष्ण सरल जी के बारे में। तो इनका जन्म 1921 में हमें देखने को मिल जाता है अशोकनगर में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुभाष चंद्र, स्वराज तिलक, देश प्रेम, देश से प्यार व शहीद प्रमुख रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ।
कर्मस्थली व मृत्यु स्थान उज्जैन देखा गया। अधिकांश रचनाएं पूर्व कवियों व लेखकों के नाम पर थी, जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला व रस सिद्धांत इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। आगे हम बात करें बाल कवि बैरागी जी, नाम नंदराम दास था इनका। पेपरों में इनका नाम पूछा गया है कि बाल कवि बैरागी जी का नाम क्या था, तो नंदराम दास इनका नाम था। नीमच में जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, दीवट के दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। उसके बाद में हम बात करें डॉक्टर श्री राम परिहार जी के बारे में। इनका जन्म खंडवा के फिफरिया कला में हुआ था। निर्माण साहित्य में प्रमुख योगदान दिया था इनके द्वारा। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं काहे जनसिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद, निमाणी। अन्य साहित्यकारों के बारे में बात करें हम, महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे व गौरी शंकर शर्मा जी हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करें अमृतलाल बेगड़ जी के बारे में, तो गुजराती व हिंदी साहित्यिक कार एवं चित्रकार हैं। अमृतलाल बेगड़ जी का जन्म 1928 जबलपुर में हुआ था। निधन 2018 में देखा गया। इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में तीरे तीरे नर्मदा व सौंदर्य का नदी नर्मदा देखने को मिलता है। वहीं अशोक वाजपेयी जी के बारे में बात करें, इनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ। यह पूर्व जो ललित कला अकादमी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं एक पतंग अनंत व तत्पुरुष देखने को मिल जाती है। अब लोक कवियों के बारे में बात करें हमारे, तो 4 कवि हैं, सिंगा जी, जागनिक जी, घाघ और ईश्वरी देखने को मिल जाते हैं। जागनिक जी के बारे में बात करें तो ये हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल में जागनिक का अहम योगदान देखने को मिल जाता है। जागनिक कलिंजर के राजा जो परमाल देव थे या परिमल चंदेर जो दरबारी कवि थे, यह कवि चंद्रवरदाई के समकालीन भी देखे जाते हैं। और इन्होंने आलाखंड कलिंजर व महुआ के जो आला उदल की वीर गाथाओं का वर्णन किया है, क्योंकि आला जो खंड है उसमें कलिंजर महुआ में जो उनकी वीर गाथाएँ थी उनका वर्णन। तो आला खंड में आपको 12 लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती हैं। मछला हरण, उसके ब्रह्मा का विवाह, उदल का विवाह, उसके बाद आला का विवाह, ये सब देखने को लड़ाई। तो उसके पहली जो लड़ाई है वो मांडवगढ़ मांडू से जुड़ी हुई है। और आलाखंड बुंदेली बनाफड़ी व अवधि का मिश्रण देखने को मिलता है। पलमाल रासो आलाखंड इनकी प्रमुख रचना है। इसमें 52 खंड 52 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। और विश्व की सबसे लंबी जो कविता आलाखंड को माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें हमारे संत सिंगा जी के बारे में, तो इनका जो जन्म है खजूरी गांव बड़वानी में देखने को मिलता है। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के प्रमुख संत थे। इन्हें निर्माण का कबीर भी कहा जाता है। सिंगा जी की कर्मस्थली पिपलिया या छपली खुर्द जिला खंडवा हमें देखने को मिलता है। ये संत कबीर के कालीन थे, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर भी कहते हैं। संत सिंगा जी के प्रमुख जो शिष्य कौन कौन से थे, खेमदास, दलूदास, धनजीदास व रंकदास देखने को मिल जाते हैं। व परचरी का संकलन किसने के द्वारा किया गया था, तो खेमदास जी के द्वारा किया गया था। इन्हें निर्माण का पशु रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 12 मासी, 15 तिथि, नरद, शरद व सतवार व 2 सुबोध हमें देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करें घाघ के बारे में, ये कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम देवकली दिव्य था और कृषि या मौसम का दुर्लभ ज्ञान रखते थे। अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि दी और कन्नौज के पास में कुछ भूमि भी प्रदान की गई। इनकी प्रमुख रचनाएं घाघ भर्तरी की रचनाएं हम देखने को मिल जाती हैं। कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं विकिपीडिया में 1753 में, जबकि कुछ इतिहासकारों द्वारा इन्हें अकबर के समकालीन बताया गया। ईश्वरी जी के बारे में बात कर लें तो ईश्वरी झांसी के मेडकी गाँव में इनका जन्म होता है। उनका जो पूरा नाम था वो हरताल ईश्वरी देखने को मिल जाता है। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। ईश्वरी को फाक गायन का जनक भी कहते हैं। प्रमुख हमें रचनाएं देखने को मिलती है प्रेमिका, रजऊ, ईश्वरी सत्सई, ईश्वरी प्रकाश व ईश्वरी फागें देखने को मिलती हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ईश्वरी की फागें संकलन कृष्णानंद गुप्त जी के द्वारा, ईश्वरी प्रकाश ये शंकर द्विवेदी जी के द्वारा, ईश्वरी सत्सई ये निगुण सागर सत्यार्थी जी के द्वारा, व ईश्वरी चौकड़िया बाबूलाल पाठक जी के द्वारा। ईश्वरी के समकालीन 2 अन्य कवि हुए गंगाधर एवं ख्यालराम। इन तीनों को जैसे ईश्वरी, गंगाराम व ख्यालराम, इनको मिलकर बृहद-त्रयी कहा जाता है। कौन से, गंगाराम, ख्यालराम और ईश्वरी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो IGK, तो ऐसे भी याद कर लो आप, तो हमें याद हो जाएंगे ईश्वरी, गंगाराम और ख्यालराम। तो ऐसे इंदिरा गांधी नॉलेज केंद्र कुछ भी लिख लो इसको, इंदिरा गांधी नॉलेज केंद्र कुछ भी जो भी आपको बने तो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं जो साहित्य के जो फटाफट चीज़ें हैं उनके बारे में, साहित्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, रिवीजन करेंगे एक तरीके से। जैसे कि महाकाल चतुर्वेदी, नर्मदा जन्म उनसे संबंधित जिले, हरिशंकर
परसराई जी, भवानी प्रसन्न ये भी सब कहाँ से, नर्मदापुरम से। बाल कवि बैरागी जी नीमच से, शरद जोशी जी उज्जैन से, और जो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं श्योपुर से हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद, ये जन्म स्थान है कर्म भूमि। तो बालकृष्ण नवीन जी शाजापुर से हो गए, मुल्ला राम जी भोपाल से हो गए, अशोक वाजपेयी जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हो गए, बिहारी सत्सई बिहारी जी कहाँ से हो गए, हमारे ग्वालियर से हो गए, माधव सप्रे जी हमें भोपाल से देखने को, दमोह से देखने को मिल जाएंगे। उनके बाद में हम बात करें आगे, हमारे कुछ संबंधित समारोह हैं जो साहित्यकार और उनसे संबंधित जो समारोह हैं, जैसे कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, पद्माकर सागर में होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में होता है, बालकृष्ण रवींद्र जी सागर में होता है, माखनलाल जो समारोह है खंडवा में होता है, राजशेखर हमारा जबलपुर में होता है, विभूति ग्वालियर में होता है, केशव दास हमें ओरछा में देखने को मिलता है। परीक्षा से कुछ विशेष पॉइंट हैं, जिससे मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों में निदा फाजली का जन्म दिल्ली में हुआ था, किंतु ग्वालियर में इन्होंने अपनी शिक्षा और अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया था, निदा फाजली जी। उसके बाद में है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार चित्रकार पत्रकार रहे देवास के प्रभु जोशी जी का जो निधन है वो 2021 में हो गया था। उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से नाता रहा, इन्होंने व्यास सम्मान 2022 व जोशी 2004-5 प्रदान किया गया। गजानन माधव मुक्तिबोध समाचार पत्र क्षमता जबलपुर में अपनी सेवाएं दी थी, उनसे संबंधित कौन सा रहा था, पत्र क्षमता रहा था। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यकारों के उनके नाम एवं वास्तविक नामों के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा, कवि प्रदीप जी को रामचंद्र द्विवेदी, जो कवि प्रदीप का मुख्य नाम है, जो तो ये रिवर्स हो गए, एक भारतीय आत्मा, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी आना था, कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी जी, बाल कवि बैरागी नंदराम दास जी, और मुल्ला रामू जी गुलाबी उर्दू के जनक, भूषण को जटाशंकर घनश्याम तिवारी मुख्य नाम था, भवभूति श्रीकंठ या भारत का मिल्टन, भागवत बाणभट्टा या वांचल केशरी कहा जाता था, अमृतलाल बेगड़ा नर्मदा के पुत्र के रूप में, सिंगाजी निर्माण के कबीर व कालिदासी भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसी के बाद में हम बात करें मध्य प्रदेश में जो प्रमुख सृजन पीठें हैं, तो निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो हमारा भोपाल है भारत भवन में देखने को मिल जाती है, प्रेमचंद विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, मुक्ति सृजन पीठ हमारा जो हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय है वहाँ पर हमें गयाना मुक्ति सृजन पीठ हमें सागर में देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में, तुलसी सृजन पीठ जो गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है वहाँ पर प्रस्तावित है, और बाल साहित्य सृजन पीठ हमें इंदौर में देखने को मिल जाती है। अब हम आगे बात करें तो हमारे जो कवि हैं उनसे जुड़ी हुई जो हमारी परीक्षा से जुड़ी हुई रचनाएं हैं उनका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सिंगा जी के द्वारा 12 15 तिथि नरद शरद बाणावाली दोष बोध व सखी देखने को मिल जाती है। ईश्वरी के द्वारा ईश्वरी सतरई, ईश्वरी फाग व ईश्वरी प्रकाश इनके द्वारा बोले गए थे, लेकिन संकलन किसी दूसरे के द्वारा किया गया था। जागनिक परिमल रासो वाला खंड घाघ वडरी की रचनाएं। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। दीप से दीप जले, ध्रुव विलय, कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरंटनी, मरण ज्वर। उसके बाद में गजानन माधव चांद का मुख टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस विपात्र, और जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल, उर्वशी बचपन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हरिशंकर परचाई भूत का पीछे हंसते हैं रोते हैं, शरद जोशी अंधों का हाथी, एकता गथा, तिलिस्म। उसके बाद में हम बात करें हमारे जो बालकृष्ण नवीन जी हैं तो उनके द्वारा कुमकुम, रश्मि, उर्मल, अपलक, उसके विपात्र भी देखने, विपाशा नहीं, विपात्र तो किसी और की है। तो उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएँ, मुल्ला रामू जी लाठी और भैंस अंगूरा, और पद्माकर जी के द्वारा गंगा लहरी, राम रसायन, कवि पच्चीसी, केशव दास जी के द्वारा रसिक प्रिय, विज्ञान प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, और उसके बाद वीर सिंह चरित्र, उसके जहांगीर जसचंद्रिका ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में भगवती, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, भागवत के द्वारा शतक, कादम्बरी, चंडी शतक, भृतरी, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। उसके अंदर ये क्या है कि हर साल एक ना एक हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए आप याद कर लीजिए। और सम्रांगण, सूत्रधार, विद्या विनोद, सरस्वती कंडावरण, चरु चर्चा। उसके बाद में कालिदास जी के द्वारा ऋतु संगार, मेघदूत, कुमार वंशम, रघुवंशम। उसके बाद में विक्रमोश, उर्वशी ये हमें देखने को मिल जाते हैं। और भूषण जी के द्वारा शिवाबामनी, छत्रलाल तथा दूषण और लाला, भूषण और लाला ये देखने को मिलती हैं। वहीं हम बात करें माधव उटरे जी के द्वारा तो भानुदय की रचना की गई। प्रयाग दत्त शुक्ल जी के द्वारा होशंगाबाद हुंकार और मध्य प्रांत मरीचिका निकाली जाती है, यहाँ पर लिखी गई। द्वारिका प्रसाद डी पी मिश्र जी के द्वारा द सर्च फॉर लंका कृष्णायन की रचना की गई। उसके द्वारा प्रसाद में श्री
मित्र मिश्र जी के द्वारा वीर मित्रोदय की रचना की गई। शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा मिट्टी की महिमा मिट्टी की बात व हिलोल की रचना की गई। मुल्ला दाऊद जी के द्वारा, ये फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वाले फॉरेस्ट के मेंस में, चंद्रादायन या ज्ञानदीप की रचना की गई। घनश्याम सक्सेना द्वारा जंगल सत्याग्रह व जंगल का सत्य। वृंदावन लाल जो वर्मा जी हैं, झांसी की रानी उपन्यास लिखा गया। नारायण पंडित जी के द्वारा हितोपदेश पशु पक्षियों की कहानियों पर आधारित संस्कृत ग्रंथ लिखा गया। भाई बल्लाल सेन जी के द्वारा बोध प्रबंध व दान सागर की रचना की गई। घनपाल के द्वारा भविष्य दत्त कथा व तिलक मंजरी लिखी गई। और विश्वनाथ जी के द्वारा, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आंध्र रघुनंदन व कबीर बीजक की रचना की गई। वहीं हम देखें कृष्ण मिश्र जी के द्वारा जो प्रबोध चंद्रोदय है, जिस चंदेल वंश के शासक जो कीर्तिवर्धन के समय की, उसमें ये रचना की गई। दोस्तों इसमें हमने जो हमारी प्रमुख जो संस्थान थे, हमारे साहित्यकार थे, जनजातीय व्यक्तित्व थे, उनका जो क्या क्या किन किन चित्रों में योगदान देखने को मिला, उसके बारे में चर्चा कर दी। अगली वीडियो में हमारे जो मेले हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।